वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। तो एनसीईआरटी बुक्स कक्षा 7 हमारी भूगोल की चल रही है। तो उसमें आज हमारा अध्याय नंबर 6 आ चुका है, जिसमें मानव पर्यावरण की जो भी अन्योन्य क्रिया हैं और उष्णकटिबंधीय व उपोष्ण प्रदेश के अंदर जितने भी वन है, वर्षा है, पक्षी है या उष्णकटिबंधीय जलवायु है, इनके बारे में ये लेसन दिया हुआ है। इसके बारे में हम एमसीक्यू क्वेश्चन बनाकर अध्ययन करेंगे, जो हमारे एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हो और आपको भी आसान हो कि आपको एमसीक्यू क्वेश्चन मिल रहे हैं। सभी साथी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको इस प्रकार की वीडियो डेली मिल सके। तो बात करते हैं आज के। देखिए, उससे पहले मैं थोड़ी सी चर्चा करूंगा जिन विद्यार्थियों का सीटेट एग्जाम है 21 जनवरी को, और जो विद्यार्थी रीट लेवल सेकंड आगामी तैयारी कर रहे हैं, तो ओवरऑल कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करें, तो आपके लिए एनसीईआरटी बुक्स कक्षा 6 से 10 तक स्पेशल प्रताप क्लासेस पर आपको जो है सामाजिक अध्ययन एसएसटी की बुकों की ऑनलाइन टेस्ट सीरीज प्राप्त हो जाएगी, मात्र 100 रुपए में। ठीक है, प्रत्येक लेसन के क्वेश्चन दिए होंगे आपको। जिस प्रकार आप लेसन पढ़ेंगे उसी प्रकार आपको टेस्ट मिल जाएगा, और टेस्ट में लगभग प्रत्येक लेसन के एमसीक्यू क्वेश्चन डाले हुए हैं। ठीक है, फिर बात करते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, अमेजन नदी बेसिन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है। इसके बारे में है। अमेजन नदी जो कहाँ पे है? दक्षिण अफ्रीका के अंदर। कहाँ पे है? दक्षिण अफ्रीका के अंदर है अमेजन नदी, जहां पे क्या है, कांगो बेसिन के अंदर है ये। ठीक है, तो इसके बारे में हमें सत्य कथन बताना है। तो एनसीईआरटी बुक में अमेजन नदी के बारे में थोड़ी चर्चा की गई है। ठीक है, तो अमेजन नदी बेसिन भूमध्य रेखा के आसपास फैला है, जिस कारण यहाँ पूरे वर्ष गर्म व नम जलवायु रहती है। बिल्कुल सही है। यहाँ का मौसम दिन व रात दोनों ही समय लगभग समान रूप से गर्म व आर्द्र रहता है। बिल्कुल सही है। इस प्रदेश में लगभग प्रतिदिन वर्षा होती है, वह भी बिना किसी पूर्व चेतावनी के। तो तीनों कथन बिल्कुल सही हो जाएंगे अमेजन नदी के बारे में, अमेजन बेसिन के बारे में। तो ठीक है, तो बात करते हैं इसके आंसर की। तो डी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। अमेजन नदी का अपवाह क्षेत्र भूमध्य रेखा के आसपास फैला है। यहाँ दिन का तापमान उच्च व आर्द्रता अति उच्च होती है। रात के समय तापमान कम हो जाता है, लेकिन आर्द्रता वैसी ही बनी रहती है। ठीक है, फिर बात करते हैं। देखिए, प्रश्न नंबर 2, आर्किटिक एवं ब्रोमीलॉइड जैसे परजीवी पौधे किस प्रकार के वन क्षेत्र में उगते हैं? कौन से है? आर्किटिक आर्किटिक व ब्रोमीलॉइड जैसे परजीवी पौधे किस प्रकार के वन क्षेत्रों में उगते हैं? और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये वर्षा वन के अंदर, ठीक है, वर्षा वनों के अंदर उगते हैं। देखते हैं। देखिए, वर्षा वन प्रदेश में अत्यधिक वर्षा के कारण यहाँ की भूमि पर संगन वन उग जाते हैं, यानी संगन यानी फूल इकट्ठे एक साथ साथ में। ये इतने संगन होते हैं कि पत्तियां तथा शाखाओं की छत सी बन जाती है, यानी इतने पास पास होते हैं, जिसके कारण सूर्य का प्रकाश धरातल पर नहीं पहुंच पाता है। यहाँ की भूमि प्रकाश रहित व नम बनी रहती है, क्योंकि प्रकाश नीचे जाता नहीं है। यहाँ केवल वही वनस्पति पनप सकती है जिसमें छाया में बढ़ने की क्षमता हो, जिसको सूर्य की प्रकाश की किरण की जरूरत ना हो। परजीवी पौधे के रूप में यहाँ आर्किटिक व ब्रोमीलोड पैदा होते हैं। तो याद रखना, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, अमेजन नदी द्रोणी के वर्षा वन के संदर्भ में मलोक्का किसे निरूपित करता है? ये मलोक्का की बात करेंगे तो इस प्रकार की शब्दावलियां दी हुई एनसीईआरटी में एग्जाम में पूछे जाते हैं। यहाँ पाए जाने वाले एक विशिष्ट प्रकार के जीव को मलोक्का कहते हैं। यहाँ के लोगों के प्रमुख खाद्य पदार्थ को, यहाँ के लोगों के द्वारा बनाए जाने वाले घरों को, यहाँ के लोगों के द्वारा बनाई गई कृषि पद्धति को मलोक्का कहते हैं। तो इसमें हम बात करें तो यहाँ के जो लोग रहते हैं उनके द्वारा बनाए गए घर को क्या कहते हैं? मलोक्का कहते हैं। ये याद रखना एग्जाम में। ठीक है, देखिए, अमेजन नदी द्रोणी में स्थित वर्षा वन में कुछ लोग मलोक्का कहे जाने वाले बड़े अपार्टमेंट जैसे घरों में रहते हैं, जिनकी छत तीव्र ढलान वाली होती है। वर्षा वन अत्यधिक मात्रा में घरों के लिए लकड़ी प्रदान करते हैं। भारत में कौन सी नदी या नदियों के बेसिन में सुसु नामक डॉल्फिन पाई जाती है? देख लो, इस प्रकार के ये एग्जाम में सीधे के सीधे पूछे जाते हैं। तो सुसु नामक जो डॉल्फिन है वो पाई जाती है अपने, कहाँ पे पाई जाती है? एक तो गंगा में, एक ब्रह्मपुत्र में और चंबल के अंदर। ठीक है, पाई जाती है, याद रखना है। मुख्य तथ्य की बात करते हैं तो इसमें हो जाएगा 1 2 3 हो जाएगा आंसर। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदी के लवण जल में एक प्रकार की डॉल्फिन पाई जाती है, जिसे स्थानीय भाषा में सुसु अथवा अंधी डॉल्फिन कहा जाता है। सुसु की उपस्थिति से जल की शुद्धता का पता चलता है। रसायन की अत्यधिक मात्रा वाले गैर उपचारित औद्योगिक व शहरी गंदगी इन प्रजातियों को नष्ट कर देती है।
स्थानीय भाषा में सुसु के नाम से प्रसिद्ध गंगा डॉल्फिन गंगा, ब्रह्मपुत्र, सिंधु, मेघना नदी अफवाह तंत्र जिसमें भारत, नेपाल और बांग्लादेश शामिल है में पाई जाती है। भारत में ये असम, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, झारखंड, पश्चिम बंगाल राज्यों में पाई जाती है। गंगा, चंबल, घाघरा, गंडक, सोन, कोसी, ब्रह्मपुत्र इसकी पसंदीदा अधिवास जो है नदियां हैं, ठीक है, इस सुसु डॉल्फिन की। कोलकाता किस नदी के तट पर अवस्थित है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो कोलकाता है हुगली नदी के ऊपर। कोलकाता किस नदी पर है? हुगली नदी के ऊपर स्थित है, ठीक है। स्वच्छ भारत मिशन किस तारीख को शुरू किया गया था? ये एनसीईआरटी बुक में आपको एक बॉक्स में मिलेगा, क्या आप जानते हैं? तो स्वच्छ भारत मिशन की बात करेंगे, ये किया गया था अपने 2 अक्टूबर 2014 को। 2 अक्टूबर 2014 को जो है स्वच्छ भारत मिशन चलाया गया था। टुकेन क्या है? टुकेन क्या है? पीटेट का जो एग्जाम होता है उसमें इस प्रकार के पक्षियों के बारे में पूछा जाता है बार बार, जो जीके के प्रश्न होते हैं। तो ये टुकेन क्या है? टुकेन एक पक्षी है। क्या है? टुकेन एक पक्षी है, ठीक है। मेनियोक कहाँ का प्रमुख भोजन है? मेनियोक कहाँ का प्रमुख भोजन है? ये जो अमेजन के बेसिन है वहां के लोगों का प्रमुख भोजन है ये मेनियोक, ठीक है। कोलकाता किस नदी के तट पर स्थित है? तो ये वापिस आ गया, तो हुगली नदी हो जाएगा। उसके बाद हम बात करें देवदार व फर किसके प्रकार हैं? किस प्रकार के पेड़ हैं देवदार और फर? ये है शंकुधारी पेड़ है एक प्रकार के। किस प्रकार के? शंकुधारी पेड़ है, एग्जाम में पूछा जाता है। बंगाल टाइगर कहाँ मिलते हैं? बंगाल टाइगर कहाँ मिलते हैं? तो ये डेल्टा क्षेत्रों में बंगाल टाइगर मिलते हैं। फिर देखिए पिरान्हा जो अमेजन बेसिन में पाया जाता है, क्या है? पिरान्हा। पिरान्हा की बात करेंगे तो ये एक मछली है। क्या है? मछली है, ठीक है, याद रखना ये एक मछली है। भूमध्य प्रदेश किस अक्षांशीय मान के बीच स्थित है? भूमध्य रेखीय, ये है अपने 10 डिग्री उत्तर से 10 डिग्री दक्षिणी, ठीक है, 10 डिग्री उत्तर से 10 डिग्री जो हो जाएगा दक्षिण के बीच में है ये, ठीक है, का क्षेत्र जो होता है भूमध्य प्रदेश का होता है। निम्नलिखित में से कौन सा देश अमेजन बेसिन प्रणाली का हिस्सा है? कौन सा देश? तो ये हो जाएगा बोलीविया, ठीक है, ये दक्षिण जो अमेरिका है उसका देश है बोलीविया, याद रखना है आपको। और देखिए विश्व का सबसे बड़ा नदी बेसिन कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा नदी बेसिन हो जाएगा अमेजन नदी बेसिन। कौन सा? अमेजन नदी बेसिन हो जाएगा, ठीक है। फिर देखिए निम्नलिखित में से कौन सा देश दक्षिण अमेरिका में स्थल सीमा यानी लैंडलॉक से घिरा है देश है? वो हो जाएगा कौन सा? बोलीविया, ठीक है, बोलीविया। और एक देश और है पेराग्वे। कौन सा है? पेराग्वे। ये दोनों देश क्या है? लैंडलॉक है। क्या है? लैंडलॉक देश है, ठीक है, याद रखना है आपको, यानी स्थल सीमा से घिरी हुई। स्थल सीमा से यानी बोलीविया है और पेराग्वे है। फिर देखिए जो ये अमेजन बेसिन है, ये अमेजन लगभग ये ब्राजील बहुत बड़ा देश है, लगभग ब्राजील में ये बहती है, यहाँ से आती है, इस प्रकार पूरी फैली हुई है दक्षिण अमेरिका में। इस प्रकार आपने देखा होगा दक्षिण अमेरिका है, ठीक है। फिर देखिए निम्नलिखित में से कौन सा देश दक्षिण अमेरिका में एक स्थलीय सीमा से घिरा लैंडलॉक देश है? तो ये वापिस आ गया दोबारा। आगे बात करते हैं निम्नलिखित में से कौन सा देश दक्षिण अमेरिका में एक स्थलीय सीमा से घिरा है? ठीक है, ये फिर वापिस आ गया क्वेश्चन, ठीक है। तो इसमें पैराग्वे हो जाएगा, पहले मैंने बताया था, और पहले वाले में बोलीविया था, ठीक है। उसके बाद में हम बात करेंगे अगले प्रश्न की। भूमध्य रेखा यानी विषुवतीय वृत्त निम्नलिखित में से किस दक्षिण अमेरिकी देश से होकर नहीं गुजरता है? याद रखना है, किस से नहीं गुजरता है? वेनेजुएला से नहीं गुजरता है। तो वेनेजुएला आपको पता है कहाँ पे है? उत्तरी अमेरिका में है। तो देखिए इक्वाडोर से गुजरता है, कोलंबिया से गुजरता है और ब्राजील से, ठीक है, याद रखना है ये जहां से क्या होती है? भूमध्य रेखा गुजरती है, ठीक है, याद रखना है। लगभग 13 देशों से जो है भूमध्य रेखा गुजरती है। पूरे विश्व की हम बात करें तो 13 देशों से जो है भूमध्य रेखा गुजरती है, और 3 महाद्वीपों से गुजरती है, और 3 जलप्रपात जो 3 महासागरों से हो जाएगा, ठीक है, ये याद रखना है। और हम बात करें दक्षिण अमेरिका के अंदर तो इक्वाडोर से, कोलंबिया से और ब्राजील से जो है 0 डिग्री यानी भूमध्य रेखा या जिसे कहते हैं विषुवतीय रेखा गुजरती है। मकर रेखा निम्नलिखित में से किस दक्षिण अमेरिका देश से नहीं गुजरती है? दक्षिण अमेरिका देश की बात करें तो अमेरिका, चिली, बोलीविया, पेराग्वे, ब्राजील। बहुत ही अच्छे प्रश्न है ये। तो ये बोलीविया से नहीं गुजरती है, क्योंकि आपने देखा होगा दक्षिण अमेरिका इस प्रकार है, तो ये मकर रेखा यहाँ से गुजरती है, और ये भूमध्य रेखा यहाँ से लगभग जाती है। यहाँ पे ये पूरा का पूरा क्षेत्र ब्राजील का आ गया। इसके साथ में देखिए यहाँ पे ये अर्जेंटीना आ गया, और यहाँ पे ये इक्वाडोर, ये बोलीविया, इस प्रकार के नाम में भी यह देश है, ठीक है। तो इसने कहा कि मकर रेखा,
तो ये बोलीविया से ऊपर रह गया, बोलीविया तो यहाँ से नहीं गुजरेगा। चिली देश जस्ट यहाँ पे है, चिली देश पेराग्वे और ब्राजील से गुजरता है, क्योंकि ब्राजील बहुत दूर तक फैला हुआ है, पूरा बड़ा सबसे बड़ा देश इसमें ब्राजील ही है। ठीक है, तो देखिए मकर रेखा की बात करें तो मकर रेखा लगभग कितने 10 देशों से गुजरती है। टोटल विश्व में बात करें तो 10 देशों से गुजरती है। ठीक है, 3 महाद्वीप आ जाएंगे, फिर 3 महासागर आ जाएंगे। तो देखिए इसमें चिल्ली हो जाएगा। फिर हम बात करें इसी के जस्ट साथ में अर्जेंटीना से गुजरती है मकर रेखा, दक्षिण अमेरिका की बात आ रही है यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे पेराग्वे आ जाएगा, उसके बाद ब्राजील। तो इन देशों से क्या गुजरती है, ये मकर रेखा गुजरती है, याद रखना है आपको। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन से पौधे अमेजन बेसिन में परजीवी पौधे हैं, तो ये पहले बता दिया, कै और खै इसका हो जाएगा। फिर बात करते हैं निम्नलिखित में से कौन से पक्षी आमतौर पर अमेजन बेसिन में पाए जाते हैं। बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये। ठीक है, कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछा जाएगा। तो टुकेन बात की थी, और हमिंग बर्ड्स, गुंजन पक्षी, स्वर्ग का पक्षी, रंगीन पक्षी। ठीक है, और फिर सभी याद रखना, ये हमिंग बर्ड्स है ना, ये बहुत बार पूछा गया है एग्जाम में। ये दक्षिण अमेरिका में अमेजन बेसिन में पाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन मांस खाने वाली मछली अमेजन बेसिन में पाई जाती है। मांस खाने वाली, तो पिराहंस, पहले आया था ना प्रश्न कि पिराहंस क्या है, तो एक मछली है जो कि मांस खाने वाली मछली है, अमेजन बेसिन में पाई जाती है। ठीक है, आगे हम बात करेंगे अमेजन बेसिन का मुख्य भोजन क्या है। वहां के अमेजन बेसिन का मुख्य भोजन है कपास, इसमें नहीं दिया हुआ है। तो इसमें जो है मुख्य भोजन की बात करें तो मेनियोक। ठीक है, मेनियोक को कसावा के नाम से जाना जाता है, एक ये भी याद रखना, मेनियोक को कसावा के नाम से भी जाना जाता है, और ये अमेजन बेसिन का मुख्य जो है भोजन है। फिर बात करेंगे निम्नलिखित में से कौन सी अमेजन बेसिन का प्रमुख नकदी फसल है, तो यहाँ पे कपास हो जाएगा नकदी फसल। अमेजन बेसिन में बड़े अपार्टमेंट होते हैं जिसकी छत तीव्र ढलान होती है, ऐसे घरों को क्या कहते हैं, पहले भी मैंने बता चुका है, तो इन्हें मलोक्का कहते हैं। ठीक है, मलोक्का घर कहते हैं। अमेजन बेसिन किस क्षेत्र में स्थित है, अमेजन बेसिन की बात करें तो ये उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र स्थित है, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में स्थित है। ठीक है, फिर बात करते हैं गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन के बारे में दिया हुआ है, तो इसके बारे में मैंने प्रश्न बनाया कि गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन किस क्षेत्र में आता है, तो ये आएगा अपने, ये आ जाएगा उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में। इसमें उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र के अंदर, यानी 10 डिग्री नॉर्थ से लेकर 30 डिग्री नॉर्थ तक जो है ये क्षेत्र आ जाता है। ठीक है, गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रमुख नकदी फसल नहीं है, तो कॉफी जो है नकदी फसल नहीं है, गन्ना है, चाय है, जूट है। ठीक है, निम्नलिखित में से किस राज्य का जनसंख्या घनत्व भारत में सर्वाधिक है, ये भी दिया हुआ है। तो भारत में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व है बिहार का। इनका है, बिहार का है। ठीक है, बिहार का कितना है 11,002, 1102, 11,000 नहीं। फिर पश्चिम बंगाल का कितना है 1,029। ठीक है, और उसके बाद गोवा का कितना है 394। ये सारा यह डाटा याद रखना है आपको। निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष शंकुधारी वृक्ष नहीं है, तो इसमें कौन सा हो जाएगा, नीम आपने देखा होगा, चीड़ के वृक्ष हैं, देवदार के और फर के, ये किस प्रकार के हैं, शंकुधारी वृक्ष के अंदर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शहर गंगा नदी के तट पर नहीं है, तो आगरा जो है गंगा नदी के तट पर नहीं है, यमुना पर है। कानपुर, वाराणसी और लखनऊ। बड़ा इमाम बाड़ा कहाँ स्थित है, बड़ा इमाम बाड़ा है लखनऊ के अंदर स्थित है। तो आज के इतने क्वेश्चन थे, हमने कंप्लीट कर लिए हैं, और आज हमारा ये लेसन कंप्लीट हो गया। अगला हम बात करेंगे रेगिस्तान में जीवन। अगला लेसन होगा हमारा 7 नंबर, रेगिस्तान में जीवन के बारे में चर्चा करेंगे। आप अच्छी तरीके से एनसीईआरटी बुक को पढ़ें और डेली टेस्ट दें प्रताप क्लासेस के ऐप पर, और बहुत ही महत्वपूर्ण होंगी। बाद में ऐसा ना हो कि पछतावा हो, जब रीट की भर्ती आ जाए तो आपको ये पछतावा नहीं होना चाहिए कि हमने एनसीईआरटी की टेस्ट ले लेनी चाहिए थी। ठीक है, तो अच्छी तरीके से पढ़ते रहें और यूट्यूब पर क्लासें देखते रहें। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।